दैट इज़ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वेव की, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास रेस्ट पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो पीक तक का डिस्टेंस है, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये हाइट है वेव की ज़ीरो से, मतलब ये ज़ीरो पॉइंट है और ये इसका मैक्सिमम पीक लेवल है वेव का। तो ये जो हाइट होगी, बेसिकली दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ wave. So the amplitude is generally calculated by looking on the graph of a wave and measuring the height of the wave from the resting position. ये resting यहाँ से, ये resting position इसकी, यहाँ से यहाँ तक का जो height का distance है, जो measure हो सकता है, आपको नज़र आ रहा है, this is the amplitude. ये आपके पास upward form में भी amplitude होता है और downward form में भी, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके पास जो है एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और जो यूनिट है एम्पलीट्यूड का, वो भी मीटर में है। क्यों? क्योंकि हाइट जो है हमारे पास वेव की फ्रॉम इट ज़ीरो पॉइंट इज़ नोन एज द एम्पलीट्यूड, और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मैयर किया जाता है। तो दोनों का यूनिट, चाहे वो वेवलेंथ हो या एम्पलीट्यूड हो, मीटर में हम लोग इसको मैयर करते हैं। एम्पलीट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बेसिकली ये वेव की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है कि कितनी ज़्यादा वेव हमारे पास जो है वो कितनी बड़ी वेव है या छोटी वेव है, उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है। फिर उसका जो हाइट होता है, जो उसका टोटल डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, अगर साउंड वेव के एम्पलीट्यूड की बात की जाए, इट डिटरमिन्स द साउंड्स लाउडनेस, कि कितनी ज़्यादा साउंड जो है वो लाउड है और क्लियर है। जब भी हम लोग टीवी का वॉल्यूम अप करते हैं, ज़्यादा करते हैं, दरअसल हम उसका एम्पलीट्यूड जो साउंड वेव्स का है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इस फिगर में आपके पास जो है एम्पलीट्यूड बिल्कुल वाजे है। रेस्टिंग पोजीशन से, ये ज़ीरो पोजीशन से मैक्सिमम ये पीक तक का जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड होती है वेव की। और जो वेव लेंथ है वो एक पीक से वेव की दूसरी पीक तक का डिस्टेंस जो है ये वेव लेंथ कहलाता है। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है या कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, दैट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। पहले तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ वेव्स passing through certain point in unit time or in a second is called frequency. इसमें नंबर ऑफ़ वेव्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखें, इधर आपके पास नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तकरीबन 5 वेव्स जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, और इस केस में ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी का नंबर है, हार्डली आपके पास 2 या 2.5 जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से गुजर रही है इस पॉइंट से। सो द नंबर ऑफ़ वेव्स हेयर इन दिस केस, द नंबर ऑफ़ वेव्स दे आर ग्रेटर, ज़्यादा है नंबर ऑफ़ वेव्स, और इस केस में नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो कम हैं। अगर वो पास कर रहे हैं किसी भी सर्टेन पॉइंट से इन यूनिट टाइम और पर सेकेंड, या एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में अगर गुजरते हैं उस पॉइंट से ये वेव्स, तो उनको हम लोग कहते हैं कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स, और जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी को उसको हम लोग हर्ट्स में मैयर करते हैं। एंड इट मैयर्स द नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि वेव्स कितनी तादाद में एक सेकेंड में उस पॉइंट से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वेव्स की, दैट इज़ इट्स स्पीड। वेव की स्पीड कितनी है, कम है या ज़्यादा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम और पर सेकेंड इज़ कॉल्ड वेव स्पीड। कि डिस्टेंस है ये ट्रैवल जो वेव्स ने किया है एक सेकंड में, ठीक है। एक सेकंड में जो वेव्स क्या कर रही हैं, डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हैं, वो उसकी वेव स्पीड है, उसकी स्पीड है। दिस इज़ हाउ फास्ट द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव्स इज़ मूविंग। कि जो एक जगह से अगर वेव जनरेट हो रही है तो वो कितनी जल्दी अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, या जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, वो दूर तक जा रही है, तो वो हमारे पास वेव की स्पीड आ जाती है। और जो यूनिट है वेव स्पीड की, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक मीटर का डिस्टेंस वेव ने एक सेकेंड में, पर सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल किया है, तो वो हमारे पास वेव स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि टाइप्स ऑफ वेव्स, कि वेव्स की कितनी अकसाम हैं, कितनी टाइप्स है, कितनी फॉर्म्स हैं।
Waves they are classified as transverse and longitudinal waves in terms of the direction of disturbance and the direction of motion of wave. हमारे पास जो वेव्स की हैं दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और किस लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, कि किस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और वेव जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को। अ ट्रांसफर वेव इज़ वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। इस केस में जो वेव है वो अप डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव फिर क्या है, यहाँ पर लाइट वेव्स जो हैं एंड वाटर वेव्स एग्जाम्पल आ जाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। और ट्रांसवर्स वेव्स दे कैन ऑल्सो ट्रैवल ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एस गिटार। गिटार की स्ट्रिंग्स पर भी जो मूवमेंट होती है वेव्स की वो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में होती है। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की हैंड्स की वो अप डाउन। पार्ट जो है ऑफ द वेव अबव द रेस्ट पोजीशन, ये नीचे जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, यहाँ पर अब इसकी मूवमेंट अप साइड हो गई है, दिस इज़ द क्रेस्ट। ये जो है वेव का क्रेस्ट नज़र आता है, अपवर्ड मूवमेंट को क्रेस्ट कहते हैं। और जैसे ही वेव डाउनवर्ड मूव करती है, रेस्टिंग पोजीशन से नीचे जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ये ट्रफ है। द पार्ट ऑफ द वेव बिलो द रेस्ट पोजीशन इज़ द ट्रफ। और डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की ऑफ दिस स्लिंग की, ये जो लॉन्ग लूज सा स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है, स्लिंग इसको कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन देखें, अप एंड डाउन, अप डाउन, ठीक है। वाइल द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। It shows a transverse wave can be generated using a slinky along loose spring if one end of the slinky is moved up and down। अगर एक एंड को आप ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इस केस में जो टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी या जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, ठीक है। इसमें आपने डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को चेक करना है। हैंड की वाइब्रेशन क्या है, ऊपर नीचे, अप डाउन। तो अप डाउन के केस में किस टाइप की वेव जनरेट होगी, ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि वो वेव्स का क्रेस्ट भी बनाएंगी। क्रेस्ट क्या है, वेव का जो अपवर्ड डायरेक्शन है अबव द रेस्ट पोजीशन, उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। और जो डाउनवर्ड आपके पास वेव बनती है रेस्ट पोजीशन के नीचे, बिलो द रेस्ट पोजीशन, दैट इज़ द ट्रफ। और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। जो सेकेंड टाइप है आपके पास वेव्स की, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको पहले डिफाइन करते हैं कि होती क्या है। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर इन द सेम डायरेक्शन एज द लाइन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव। इसमें आपके पास जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है वेव में वो सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। साउंड वेव्स यहाँ पर एग्जांपल आ जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गिट्यूडनल एग्जांपल दे दें वेव की कौन सी हो सकती है, तो साउंड वेव्स जो हैं इसकी एग्जांपल हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ऑल्सो बी जनरेटेड विद अ स्लिंकी अलॉन्ग लूज स्प्रिंग। उसकी मदद से आप किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जनरेट या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस फिगर में आप देखिए, स्प्रिंग को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव किया गया, आगे पीछे, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं करना इसको, बल्कि आगे पीछे की तरफ मूव करना है, पुशिंग करनी है इसको। तो आप क्या देखोगे, इस केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की यहाँ पर दो किस्में आ जाती हैं, दो चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। या तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, कॉम्प्रेशन होगी, और या बिल्कुल ही इनका आपस में फासला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें प्रेशर जो है वो कम हो गया है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में इसको रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं, जहाँ पर आपस में इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल खुले खुले हो जाएंगे स्प्रिंग, ये रेयर फ्रैक्शंस हैं। और जहाँ पर आपस में बिल्कुल ही कॉम्प्रेस हो जाएंगे आपस में स्प्रिंग्स, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन है। When one end of a slinky or a long loose spring is pushed forward and backward along its length, longitudinal waves are generated. Here you can see in this diagram, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन हैंड्स की, उसकी पुशिंग हो रही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने से क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन
और रेयरफैक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाट आर कॉम्प्रेशन? द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी। यहाँ पर देखें आपस में कितनी ज़्यादा वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। प्रेशर भी ज़्यादा है इस रीजन में कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट ऑफ द मीडियम। जो नॉर्मल स्टेट में आपके पास स्प्रिंग था उससे ये ज़्यादा कॉम्प्रेशन शो हो रही है। डेंसिटी और प्रेशर इस रीजन में ज़्यादा है और साथ में रेयरफैक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। रेयरफैक्शंस क्या हैं? द रीजन, ये वो वाली रीजन है, वो वाली जगह हैं, प्लेस हैं ऑफ लो डेंसिटी एंड प्रेशर। यहाँ पर डेंसिटी भी कम हो गई है और साथ में प्रेशर भी कम हो गया है कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट ऑफ द मीडियम। अगर आप उसको नॉर्मल स्टेट के साथ कंपेयर करें स्प्रिंग के, सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्लिंकी जो है वो भी सेम है विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर हैंड्स, और वेव्स भी सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस या जनरेट हो रही हैं। मतलब इसमें दोनों जो हैं आपके पास पैरेलल डायरेक्शन में मूव होंगी, चीज़ें जो हैं वो जनरेट होंगी, वेव्स की जनरेशन भी और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी। अर्थक्वेक्स जो होती हैं वो दोनों टाइप की वेव्स को जनरेट करती हैं। जब ज़लज़ला आता है तो उसमें दोनों टाइप की वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वही अप डाउन, और लॉन्गिट्यूडनल में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स में जो वेव्स जनरेट होती हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे ट्रैवल फास्टर थ्रू अर्थ एंड रीच द सेस्मोग्राफ्स अर्थक्वेक डिटेक्टर्स फर्स्ट। इस केस में क्या होता है, अर्थक्वेक में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दीज वेव्स ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती हैं और जो मशीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट करते हैं अर्थक्वेक को, उनको ज़्यादा जल्दी डिटेक्शन में हेल्प मिलती है। और सेस्मोग्राफ्स ऐसे जो डिटेक्टर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं पहले पहुँच जाती हैं। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी और पी वेव्स। इस लिहाज से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को उस केस में, अर्थक्वेक के केस में, प्राइमरी या पी वेव्स कहा जाता है। और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो अप डाउन मूवमेंट के ज़रिए वेव्स जनरेट करती हैं, इस केस में ये बाद में पहुंचती हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स इनको बाद में डिटेक्ट करता है, अप डाउन जो है मूवमेंट है वेव्स की, और इस लिहाज से इनको फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी और एस वेव्स। सो फ्रॉम द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द टू वेव्स, क्योंकि इस केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहले अराइव करती हैं, पहले पहुंच जाती हैं उधर, डिटेक्टर के ज़रिए डिटेक्ट हो जाती हैं सेस्मोग्राफ्स के ज़रिए, और सेस्मोग्राफ दे कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम द डिटेक्टर टू द क्वेक। तो ईज़िली वहाँ से फिर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को कि किस जगह से ये वेव्स जनरेट हो रही हैं। जो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन वहाँ से जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको ईज़िली लोकेट किया